हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपका सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसके एमएसटी सीईटी के एमसीक्यूज का लेवल 1। सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन ट्रैकिया एंड टू ब्रोंकाई। मतलब हमारे ट्रैकिया के ऊपर ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या काम होता है? ये हमारे ट्रैकिया को प्रॉपरली ओपन होने में और प्रॉपरली उसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, ऑल राइट। तो देखो इधर पे अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। टू गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर ब्लड फ्लो, ट्रैकिया से ब्लड फ्लो नहीं होता है, ट्रैकिया से गैशियस फ्लो होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट आंसर। टू क्लोज इट एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम गोइंग आउट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ट्रैकिया आपके कभी भी मतलब ये जो ब्रोंकाई होते हैं या ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, ये कार्टिलेजिनियस रिंग कभी भी ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि कार्टिलेजिनियस रिंग तो ट्रैकिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब समझो ये ट्रैकिया है और ये कार्टिलेजिनियस रिंग है, तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग कभी ट्रैकिया को ब्लॉक नहीं करेंगे। इट कैरीज एयर टू लंग्स, दिस इज राइट ऑप्शन, बट ये लंग्स के बाहर भी लेके जाता है एयर को और अंदर भी लेके आता है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कभी भी राइट नहीं होती है। सो लास्ट ऑप्शन में दिया है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स एंड कीप इट ओपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या काम होता है? वो हमारे ट्रैकिया को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ टकरा ना जाए। कोलैप्स करना मतलब क्या होता है बेटा? ये रिंग्स एक दूसरे के साथ कभी टकराते नहीं है। ओके, दे डोंट कोलैप्स विथ ईच अदर। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दीज कार्टिलेजिनियस रिंग्स, to prevent it from collapse and to keep it open during inspiration. Did you understand this? Okay, अब आगे देखो क्या बताया गया है। पल्स प्रेशर इज, पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो इसके लिए मैंने आपके पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो 120 mmHg का प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड प्रेशर, और वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं तो 80 mmHg का प्रेशर क्रिएट होता है। और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 120 माइनस 80 कितना होता है? 40 mmHg। और इसी 40 mmHg के प्रेशर को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम? पल्स प्रेशर। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दिस इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। सो जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उनके बीच का जितना भी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेव ऑफ ईसीजी अकर्स बिफोर। पी वेव कब देखने को मिलता है हमको? देखो इधर पे पी वेव हमको कब देखने को मिल रहा है? बिफोर द ऑनसेट ऑफ द, यहाँ पर ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कब देखने को मिलता है हमको? ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी दिस इज द पी वेव। ओके, सो यहाँ पर हमको कब देखने को मिल रहा है पी वेव? बिफोर द बिगनिंग या बिफोर द बिगनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल्स को अपना कॉन्ट्रैक्शन देंगे, उसके जस्ट पहले हमको पी वेव जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर जॉइंट डायस्टोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। देखो एट्रियल सिस्टोल के लिए 0.1 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए 0.3 सेकेंड्स लगता है, और जॉइंट डायस्टोल के लिए 0.4 सेकेंड्स लगता है। ये डायग्राम याद है सबको? ये देखो जॉइंट डायस्टोल के लिए 0.4 से लेकर 0.8 यानी 4 सेकेंड्स का टाइम, 1 2 3 4, 0.4 सेकेंड्स का टाइम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स। फैट्स के अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा आता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के देखो फैट दो टाइप के होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। तो उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल अगर आपके कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया तो इसके वजह से ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। सो इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सी ऐसा याद रखो, कोरोनरी का सी, कोलेस्ट्रॉल का सी। Okay, all right. The blood pressure in a healthy person comes to minimum during. Okay, किसी भी पर्सन का, किसी भी हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर मिनिमम कब देखने को मिलेगा? जब वो आराम कर रहा है, जब वो रेस्ट कर रहा है। सो देखो इधर क्या क्या ऑप्शन दिए। एक्सरसाइज करते वक्त ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। वॉक करते वक्त भी कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। स्ट्रेस में भी ब्लड प्रेशर या तो एकदम हाई हो जाएगा या तो एकदम लो हो जाएगा, और स्ट्रेस्ड पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते।
सोते, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। सो जब इंसान सोता होता है उस टाइम पे, जब इंसान सो रहा होता है उस टाइम पे हमें ह्यूमन का ब्लड प्रेशर मिनिमम देखने को मिलता है, यानी एकदम लो ब्लड प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स विच इज कॉल्ड एज। देखो जब आप जोर से सांस लेते हो और फिर उसके बाद पूरा सांस एक्सपिरेशन कर देते हो, पूरी सांस बाहर निकाल देते हो, फिर भी आपके लंग्स में जब थोड़ा सा वॉल्यूम बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको हम? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और रेसिड्यूअल वॉल्यूम में, लेकिन इधर पे ERV का ऑप्शन है ही नहीं। सो बचा क्या? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्योंकि देखो पूछा क्या है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स, मतलब पूरा जोर से सांस छोड़ने के बाद जो एयर आपके लंग्स में बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम। ओके, रेसिड्यूअल यानी बचा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन इज। ये तो मैंने आपको बोला था टेबल में से पढ़ो, टेबल में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कॉर्पियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे टाइप का होता है? बुक लंग्स के टाइप का होता है। तो इसमें सोचने का कुछ है ही नहीं, टेबल पढ़ो, आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईच एल्वियोलस इज लाइंड बाय। एल्वियोलस के लाइनिंग में हमको क्या देखने को मिलता है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ना तो ये आंसर आएगा ना तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, एकदम सिंपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिया गया है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को देगी। किसको देगी? लंग्स को देगी। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है? सो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी ट्रंक भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी को देता है। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सो बचा क्या? आयोर्टा। सो आयोर्टा इज द राइट आंसर विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट गिव्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो आयोर्टा में से 3 आर्टरीज निकलती है, ब्रेकियोसिफेलिक, ब्रेकियोसिफेलिक, सबक्लेवियन एंड और एक कोई जो था मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 आर्टरीज के नाम हमने पढ़े थे ना, लेफ्ट सबक्लेवियन, ब्रैडिक, ब्रेकियोसिफेलिक और कुछ तो था। ओके, ऑल राइट। आगे देखो क्या दिया गया है, whose pulse rate would be maximum out of these 4 person। ओके, इन 4 ऑप्शंस में से किसका पल्स रेट सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड में देखने को मिलेगा? और 25 ईयर ओल्ड लेडी हु इज निटिंग अ स्वेटर, एक औरत शांति से बैठ के अपना स्वेटर बना रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। अ 10 ईयर बॉय हु इज वॉचिंग टेलीविजन, कोई बच्चा शांति से बैठ के टीवी देख रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। ओल्ड मैन स्लीपिंग ऑन द बेड, सोते सोते थोड़ी अचानक से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अ मैन हु इज स्विमिंग टू रीच द फिनिश लाइन, जो इंसान बहुत ज्यादा फास्ट स्विमिंग कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। देखो ये हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड 97% सैचुरेशन रेट इज अचीव्ड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये आपको थियोरी से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज सेक्रेटेड एट द एंड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। देखो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या करता है? हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करता है, हाइपर एक्टिव बना देता है। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं? देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों कौन से पार्ट हैं? दोनों के दोनों ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो उसमें से जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हमारे हार्ट को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं और हार्ट को रिलैक्स करने के लिए एसिटाइल कोलाइन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। सो दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग से स्प्लीन निकाल दिया जाए तो देखो अडल्ट ह्यूमन बीइंग में स्प्लीन का काम क्या होता है? डेड आरबीसी को कलेक्ट करना। अगर स्प्लीन निकाल दिया तो डेड आरबीसी का कचरा वैसे का वैसा ही फैला रहेगा, वो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी लेस। स्प्लीन का कोई लेना देना नहीं है एंटीबॉडी प्रोडक्शन से, बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। आरबीसी प्रोडक्शन विल बी लोअर्ड। अडल्ट बॉडी में बोला है ना बेटा, अडल्ट ह्यूमन में बोला गया। अडल्ट ह्यूमन में आरबीसी प्रोडक्शन स्प्लीन में नहीं होता है। जब हमारा फीटस मतलब एकदम अनडेवलप्ड फॉर्म में रहता है
तब उसकी बॉडी में स्प्लीन में आरबीसी प्रोड्यूस होता है, तब उसकी बॉडी में क्या होता है, स्प्लीन और लिवर में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इधर पे क्या बोला है, अडल्ट ह्यूमन बोला है। सो अडल्ट ह्यूमन में स्प्लीन में आरबीसी बनता नहीं है, डेड आरबीसी कलेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। नो फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी, क्या बोला गया इधर पे हमको, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में अगर स्प्लीन निकाल दिया जाए तो उसके डेड आरबीसीज को फिल्टर करना पॉसिबल नहीं है। सो नो फिल्ट्रेशन विल बी डन। डेड आरबीसीज वैसे ही ब्लड में घूमते रहेंगे क्योंकि स्प्लीन का काम है इस कचरे को कलेक्ट करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन विल बी लेस, स्प्लीन के पास डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन नहीं होता है, ये लिम्फ नोड्स के पास होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कार्डियक आउटपुट 5 to 50 ml per minute with 75 heartbeats per minute the stroke volume is। ओके, तो आपको क्या बोला गया है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करो। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया गया है, चलो एक एक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो। समझो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, सो 70 इंटू हार्ट रेट यानी कि आपका 75। ओके, सो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 70 इंटू 75, 5250 ml। फर्स्ट ऑप्शन में ही राइट आंसर आ गया। आप चाहिए तो बाकी के ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई करोगे तो भी इनका ऑप्शंस इससे अलग होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज गवर्न वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ लंग्स। क्या बोला गया हमको इधर पे, मैमल्स में वेंटिलेशन और करने के लिए, मतलब लंग्स की हेल्प करने के लिए कौन से ऑर्गन्स या कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। देखो इधर पे हमारा जो ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है, ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मदद से हमारा लंग्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है। सो बोथ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, डायफ्राम एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम अकेला कुछ नहीं कर सकता, इंटरकोस्टल मसल्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, दोनों का साथ में काम करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स यील्ड, ये तो आपके थ्योरी में ही दिया गया था, प्लेटलेट्स का जो थ्योरी है उसमें ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेगाकैरियोसाइट्स से क्या बनते हैं, आपके ब्लड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपके हिमेटोसाइट्स से बनते हैं, मतलब लिवर से या बोन मैरो से बनते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं, ये बोन मैरो या हिपैटोसाइट्स, सॉरी इधर हिपैटोसाइट्स आएगा। ओके, सो बोन मैरो या हिपैटोसाइट्स से आपके एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल। अग्रैन्युलोसाइट्स लिम्फोइड स्टेम सेल से बनते हैं। सो बचा क्या, बचा क्या आपका ब्लड प्लेटलेट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स किससे बनता है, मेगाकैरियोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोनरी सल्कस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था हमारे हार्ट का जो 4 चेंबर होता है, ये 4 चेंबर के बीच में ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है, देखो ये वाला पार्ट मैं बताती हूँ, ये वाला जो पार्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, इसको आप एवी अपर्चर भी बोल सकते हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, या इसका दूसरा नाम है कोरोनरी सल्कस। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा, कोरोनरी सल्कस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव बोलो या एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर बोलो या कोरोनरी सल्कस बोलो, तीनों का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज ब्लड नॉट बिकम एसिडिक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे कार्बोनेट आयन्स होते हैं जो हमारे ब्लड के पीएच को बफर करने में हेल्प करते हैं, यानी ब्लड का पीएच मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, और इस वजह से हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द बफर्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड। ओके, ऑल राइट। So the staying period of RBC in blood in male and female respectively, RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है हमने पढ़ा था, मेल मतलब जनरली हमने 120 डेज पढ़ा था। सो मेल्स में 120 डेज का होता है, फीमेल में 110 डेज का होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड इन, देखो हमने कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट में पढ़ा था, किधर पढ़ा था, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट में। ऐसे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। ओके, इधर पे आपका एसए नोड, ये सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा के नीचे एसए नोड प्रेजेंट रहता है, और इधर पे ही आपका एवी नोड प्रेजेंट रहता है। इधर पे ही आपका क्या प्रेजेंट रहता है, एवी नोड प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। सो एवी नोड किधर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको डायग्राम याद होना चाहिए तो आंसर आपको फटाक से आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ WBC, अगर नॉर्मल इंक्रीज देखने को मिल रहा है WBC में, सो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर अनकंट्रोल इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया, अगर डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। इओसिनोफिलिया न्यूट्रोफिल्स में देखने को मिलता है, और कैंसरस कंडीशन में अनकंट्रोल्ड इंक्रीज देखने को मिलता है। कैंसरस कंडीशन
में क्या होता है, अनकंट्रोल, ये नॉर्मल इंक्रीज है। अनकंट्रोलेबली अगर WBC इंक्रीज होंगे तो उसको कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? अभी हमने बोला ब्लड का पीएच एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है, सो ब्लड पीएच इज 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सीडेंट देयर इज ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड, विच ब्लड ग्रुप कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज्ड? ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है। कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर है? ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, सो इट इज द सेफेस्ट ब्लड। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप ए पॉजिटिव ब्लड दोगे बी पॉजिटिव वाले को तो वो मर जाएगा, बी पॉजिटिव ब्लड दोगे ए पॉजिटिव को तो वो मर जाएगा, ए बी पॉजिटिव ब्लड दोगे ए बी नेगेटिव को तो वो मर जाएगा। इसीलिए सिंपल ऑप्शन है ओ नेगेटिव, सबको चलता है, सो ओ नेगेटिव इज द सेफ ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज फोरामेन ओवेल? ये आपने अपने थियोरी में पढ़ा था हार्ट के। फोरामेन ओवेल किधर देखने को मिलता है हमको? ओवल ओपनिंग इन द इंटरएट्रियल सेप्टम ऑफ फीटस। किधर देखने को मिलता है? देखो, ये दो आर्टरी के चेंबर है और ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। सो ये दो आर्टरी के बीच का जो कनेक्शन पॉइंट है, ये जो कनेक्शन पॉइंट है, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फोरामेन ओवेल, जो हमको फीटस में देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके जैसे फीटस डेवलप होगा ये फोरामेन ओवेल गायब हो जाता है। इसको फोसा ओवेलिस भी बोला जाता है। आपकी थियोरी में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट लाइन दिया हुआ है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको ये सेशन देखने में मजा आया होगा, तो अच्छे से सेशन को सॉल्व करो, लेवल 2 भी अच्छे से सॉल्व करो। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू, सी यू सून।